पिता के घर में डोली से विदा हुई। उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसका मांग सजाया वही उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा हुआ है पूरी दुनिया में कोहराम। क्या आने वाले सालों में थम जाएगा ये कोहराम या फिर और बढ़कर करेगा लोगों का जीना हराम? जी हाँ दर्शकों, लालच की आग सभी में लगी हुई है। दुनिया के कोई ना कोई देश पर कोई ना कोई आपत्ति आती ही रहती है। आखिर कौन है वो महापुरुष जो पूरे विश्व में अध्यात्म की क्रांति को लाएगा? कौन है वो तारणहार जो पूरे विश्व को इस भयंकर कोहराम से बचाएगा? आइए जानते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां दो आत्माएं एक होकर जीवन के हर सुख दुख को साझा करती। लेकिन क्या हो जब इस पवित्र बंधन का आधार ही लालच बन जाए, जब रिश्ते दिलों से नहीं बल्कि पैसों के सौदे में तय किए जाने लगे। दहेज एक ऐसा शब्द है जो न सिर्फ बेटियों के सपनों को रौंद देता है बल्कि उनके माता पिता की उम्मीदों और आत्मसम्मान को भी चकनाचूर कर देता है। दरअसल आज रिश्तों के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। शादी अब रिश्तों का नहीं बल्कि लेन देन का सौदा बनकर रह गई है। सरिता 6 साल पहले अपने पिता के घर में डोली से विदा हुई। उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसका मांग सजाया वही उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही है उसी आंगन में 6 साल बाद उसकी लाश अर्थी पे आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज दानवों ने फिर घोंटा गला। फिर टूटा एक और बेटी का सपना। शादी के 6 साल बाद उठी अर्थी। कागज के चंद टुकड़ों के लोभी नहीं समझे और कर दिया वही गुनाह जो नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए उन्हीं हाथों से घोंट दिया उसका गला, जिन हाथों से 6 साल पहले पूरे समाज और नाते रिश्तेदारों के सामने उसके गले में अपने नाम की मंगलसूत्र पहनाई थी। उस सिंदूर का घोंट दिया गला जिसके मांग में उसने अपने नाम की लगाई थी, जिसे लगाकर बेटी से बहू बनी सरिता लगाकर आईने के सामने इतराती थी। समाज को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना के डेहरी गांव से सामने आई है, जहां समाज में रह रहे बहुरूपियों ने कागज के चंद टुकड़ों के लिए बेटी समान बहू के अरमानों और सपनों का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। जिस घर में सरिता डोली में चढ़कर गई थी उसे घर से अर्थी में आई और उस आंगन में जिसके कदम पड़ते ही आंगन के खिलाफ उठता था। पिता खुशी से फूले नहीं समाते थे। आज वही पिता सिसक सिसक कर आंसू बहा रहा है और बेटी मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही है। पता नहीं कौन सा आदमी फोन किया सईदाबाद से कि तुम्हारी लड़की का बता रहे हैं कि वो फांसी लगा दी। तो हम कहन सही कि झूठ कहा नहीं, सब इतना कही के साहब हम जो है फोन काट के साहब जंगल में हमारी जो है औरत जंगली मटर तोड़ रही थी तो वहाँ पहुँचे, वहाँ से। दर्शकों, इंसान बुरा नहीं होता लेकिन बुरी कुप्रथाएं उसे हैवान बना देती हैं। वही नारी जो माँ के रूप में ममता की मूरत है, बहन के रूप में हमारा सहारा है और पत्नी के रूप में घर की रौनक है, उसी नारी को दहेज की आग में झोंक दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपनी बेटी की खुशियां नहीं बल्कि एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे संबंधित देखिए यह रिपोर्ट। शादी के 10 तुरंत बाद ही मेरे पे दहेज का दबाव, की मेंटली टॉर्चर और हर तरीके की जो बदतमीजियां होती है मेरे साथ वो करी गई। जब मैं अपने वो गांव गई तो वहाँ पे मेरे को ये बोला गया कि भूखे नंगे खानदान से आ गई है, जब कलेक्टर से शादी करने की तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने कलेक्टर से शादी करी क्यों? जितने पैर थे उतने फैलाने चाहिए। अहमदाबाद में रहती थी तो मुझे लॉक लगा के बाहर चले जाते थे। खाना पीने का मेरे पास कुछ था नहीं कि ये नहीं खाना, मतलब रिस्ट्रिक्शन थे। अगर मैं कुछ बोल दूँ ये खाना है तो बोलते थे अपने घर पे भी यही खाती थी क्या।
स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में जो आपको दूल्हा दिखाई दे रहा है, इनका नाम चिराग जीरावाल है और ये एक IRS है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर। जब आप इनकी तस्वीरें देखेंगे तो सूरत से आपको बहुत ही मासूम नजर आएंगे, लेकिन इनकी पत्नी ने ऑफिसर साहब की काली करतूत सबके सामने ला दी है। पत्नी पूर्वा बागड़ी ने कहा कि पति और उनके ससुराल वाले दहेज में 1 करोड़ रुपए नकद और एक वोल्वो कार की मांग कर रहे हैं और पति उनके साथ मार पिटाई करता है। तस्वीरों में दोनों बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। कहीं दुल्हन दूल्हे के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हुई है तो कहीं दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के चित्रकूट की रहने वाली पूर्वा की सगाई जयपुर की रहने वाले IRS चिराग से 13 मई 2022 को हुई थी। पूर्वा के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी चिराग के परिवार की इच्छा रखने के लिए उन्होंने सगाई एक आलीशान रामबाग पैलेस में की थी। इस दौरान 5 लाख रुपए नकद, डायमंड की रिंग सहित कई सामान दिए थे, लेकिन इसके बाद चिराग के घर वालों की डिमांड बढ़ती गई और फिर 1 करोड़ रुपए एक वोल्वो कार की मांग की। पूर्वा ने बताया कि उनकी शादी चिराग जीरावाल से 2 दिसंबर 2022 को हुई थी। साथ ही बताया शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, पर शादी के जस्ट तुरंत बाद ही मेरे पे दहेज का दबाव, की मेंटली टॉर्चर और हर तरीके की जो बदतमीजियां होती है मेरे साथ वो करी गई। मतलब उनका डिमांड था कि 1 करोड़ कैश होना चाहिए और जयपुर के अंदर 1000 वर्ग गज का प्लॉट मतलब उनको दिया जाए। डिमांड उनकी ये थी कि वॉल्वो कार हो, लेकिन उसकी जगह फॉर्च्यूनर कार दी गई थी। इवन जो शादी भी हमारे हुई, मतलब शादी सगाई भी हुई थी, जगह उनकी तरफ से डिसाइडेड था कि यहीं से शादी करनी है। पहले दबाव ये भी था कि रामबाग पैलेस से ही शादी करी जाए, लेकिन मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो रामबाग पैलेस से शादी करते। ऐसा धीरे धीरे चलता रहा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम आता रहा, मतलब धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती गई कि पहले उनका ये था कि हमें कुछ ही नहीं चाहिए, अब जैसे शादी पास आ रही थी तो हमको ये भी चाहिए। मेरी मम्मी को बोलना कि मैंने तो कहा था कि ये वाली ज्वेलरी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी गई उनको कि मैंने तो मेरे परिवार में बोल दिया है। इवन जब मैं अपने वो गाँव गई तो वहाँ पे मेरे को बोला गया कि भूखे नंगे खानदान से आ गई है, जब कलेक्टर से शादी करनी थी तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने कलेक्टर से शादी करी क्यों, जितने पैर थे उतने फैलाने चाहिए। जब मुझे वो लोग अहमदाबाद लेके गए, मैं अहमदाबाद सिर्फ 8 दिन रही हूँ। उस 8 दिन में मतलब मेरे साथ मारपीट, मेरे को मेंटली टॉर्चर करना और यही दबाव था कि अगर 1 करोड़ रुपए कैश मिल गया ना हम सही से रख लेंगे, अगर नहीं है तो तब तक ऐसे ही चलेगा। मतलब मेरा पति का भी यही स्टेटमेंट थे, जो कमिटमेंट फैमिलीज के बीच में हुआ है ना उसकी बेसिस पे ही फिर अपना रिलेशन सही चलेगा। वो अहमदाबाद में रहती थी तो मुझे लॉक लगा के बाहर चले जाते थे। खाना पीने का मेरे पास कुछ था नहीं कि ये नहीं खाना, मतलब रिस्ट्रिक्शन से अगर मैं कुछ बोल दूँ ये खाना है तो बोलते थे अपने घर पे भी यही खाती थी क्या। ऐसे ऐसे टाइम हुआ, फिर मुझे वापस मम्मी को बोल के कोई ना कोई बहाना मतलब टालते रहे कि मतलब मैं अहमदाबाद ना पहुंचूं। पूर्वा के माता पिता ने IRS चिराग जीरावाल को बारात के स्वागत में 51,000 रुपए नकद दिए थे, फिर कन्यादान में 7 लाख रुपए और साथ ही 1.5 लाख रुपए और दिया था, लेकिन फिर भी चिराग जीरावाल के माता पिता नाराज हो गए। पूर्वा के अनुसार चिराग के मम्मी पापा ने पूर्वा के घर वालों से कहा कि तुमने हमारी समाज में बेइज्जती करा दी है, हमारी हैसियत और मांग के अनुसार कैश राशि नहीं दी है और कहा कि अब दुल्हन की विदाई नहीं होगी। इसके बाद पूर्वा के पापा ने समधी लोगों को मनाया और कहा कि जल्द ही कोई इंतजाम करेंगे, जिसके बाद पूर्वा की विदाई हुई। शादी के कुछ समय तक पूर्वा अपने सास ससुर के साथ जयपुर में रहती थी, लेकिन फिर चिराग पूर्वा को लेकर अहमदाबाद चले गए जहां पर उनकी पोस्टिंग थी। साल 2023 में 1 महीने तक पूर्वा चिराग के साथ अहमदाबाद में रही, लेकिन फिर चिराग पूर्वा को वापस जयपुर ले आई। शादी के लगभग 1.5 साल तक पूजा के साथ ऐसी बर्ताव होता रहा। 16 जुलाई के दिन चिराग ने पूर्वा को उसके ताऊ और ताई के घर के बाहर छोड़ दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे मम्मी पापा हमारी मांग पूरी नहीं करते तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं ले जाऊंगा। धूमधाम से शादी हुई, दहेज में मोटी रकम भी दी गई, लेकिन महज 11 दिनों के अंदर ही इस रेलवे कर्मी ने अपनी पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया। घटना भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के 0 माइल नया टोला की है, जहां शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों पक्षों में दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामले में लड़की ने महिला थाना में पति समेत ससुर और देवर के साथ ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज करवाया। लड़की के भाई ने बताया कि स्थानीय विधायक के घर पर दोनों पक्ष समझौता के लिए आने वाले थे, लेकिन लड़का पक्ष के नहीं पहुँचने पर लड़की वाले लड़के के घर चले गए, जहाँ उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना को लेकर पीड़िता संध्या कुमारी ने बताया कि मार्च में उनकी शादी रेलवे के 4th वर्गीय कर्मचारी संतोष कुमार यादव से हुई थी। उनके घर वालों ने लगभग 18 लाख रुपए दहेज के साथ बहुत सारा सामान भी दिया था। शादी के 11 दिन बाद ही संध्या को पता चला कि उनके पति का दूसरी महिला के साथ अफेयर है और वो उसी से शादी करना चाहता था। उसके घर वालों ने दहेज के लोभ में उसकी शादी संध्या से करवा दी। दर्शकों, लालच एक ऐसी दीमक है जो एक बार लग जाए तो फिर बढ़ती ही चली जाती है।
जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, लालच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दहेज लेना जितना बड़ा गुनाह है, दहेज देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। याद रखिए, बेहद जरूरी है कि दहेज के लोभियों और अपनी शक्ति के नशे में झूमते गुनहगारों को उनकी पहली ही गलती पर रोक दिया जाए, उनके मंसूबों को पनपने ही न दिया जाए। सवाल नंबर 2, केरल जैसे प्रगतिशील और उच्च साक्षरता दर वाले राज्य में जहां शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, वहां दहेज की मांग आज भी क्यों फल फूल रही है? दहेज हमारे समाज की एक ऐसी कुप्रथा है जिसने दशकों से बेटियों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। भारत में हर साल दहेज के कारण होने वाली घटनाओं की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के गांवों में 1960 से 2008 के बीच हुए 40,000 विवाहों में से 95% शादियों में दहेज दिया गया था, जबकि 1961 से भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। विश्व बैंक यह अध्ययन 17 राज्यों पर आधारित था, जहां भारत की 96% आबादी रहती है। इस अध्ययन में पाया गया कि दहेज प्रथा, जिसे एक सामाजिक बुराई माना जाता है, आज भी, लेकिन ये प्रथा बदस्तूर जारी है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दहेज को लेकर हजारों महिलाओं की मौत हो जाती है। हर साल दहेज हत्या से जुड़े हजारों मामले दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से दहेज की वजह से हर दिन औसतन 18 महिलाओं की मौत हो जाती है। दर्शकों, यह आंकड़ा समाज की सोच और इसके खतरनाक प्रभावों को उजागर करता है। इस मानसिकता को बदलने का सबसे प्रभावी रास्ता शिक्षा ही नजर आता है। हमारा मानना है कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो समाज की मानसिकता में बदलाव आएगा और दहेज जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो दहेज प्रथा कभी सिर्फ कुछ समुदायों तक सीमित थी, वह अब केरल जैसे उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों में भी आग की तरफ फैल चुकी है। उच्च शिक्षा और मानसिक विकास के बावजूद दहेज जैसी प्रथाएं समाज में खत्म होने की बजाय और अधिक पनप रही हैं। आज भी दहेज की मांग और मासूम बेटियों पर इसके कारण होने वाले उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उसी से संबंधित देखिए यह रिपोर्ट। केरल में दहेज उत्पीड़न का सबसे ताजा और सबसे चर्चित मामला 24 साल की एक लड़की विस्मया का है। विस्मया पेशे से एक डॉक्टर थी और विस्मया की शादी पिछले साल केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले 30 वर्ष के एक लड़के किरण कुमार से हुई थी। लेकिन पिछले महीने संदेहास्पद परिस्थितियों में इस 24 वर्ष की महिला की मौत अपने ससुराल में हो गई। मौत से 2 दिन पहले ही विस्मया ने अपने परिवार को एक मैसेज भेजा और जानकारी दी कि दहेज की वजह से उसके साथ मारपीट हो रही है। इस महिला ने अपने घर वालों को वो तस्वीरें भी भेजी जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान साफ साफ दिख रहे थे। आरोपों के मुताबिक विस्मया का पति उस पर और उसके परिवार पर दहेज का दबाव बना रहा था और वो शादी के बाद कम से कम 5 बार इस महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर चुका था। विस्मया का परिवार दहेज के रूप में किरण कुमार को 800 ग्राम सोना, कुछ एकड़ जमीन और एक महंगी लग्जरी गाड़ी पहले ही दे चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार और पैसों की मांग करते रहे। विस्मया का पति खुद पेशे से केरल के मोटर वाहन विभाग में एक अच्छे पद पर तैनात है और काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन अब उस पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और वो इस समय जेल में है। तो इस लड़के की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर, और वैसे तो ये लड़का आपको एक हीरो की तरह दिखाई देगा, एक नायक की तरह दिखाई देगा। दूर से देखकर कोई भी लड़की ये सोचेगी कि उसका पति शायद ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब विस्मया ने इस लड़के से शादी की तब उसे पता चला कि इस लड़के के असली विचार क्या हैं। आप विस्मया की शादी की तस्वीरें देख चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो शादी के दौरान कितनी खुश रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि इस महिला को इस बात का जरा सा भी अंदाजा तब होगा कि शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है और उसका जीवन नर्क में बदल जाएगा। केरल में सिर्फ दहेज के लोभियों की संख्या और उनका लालच ही नहीं बढ़ा, बल्कि केरल में दहेज की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। ये तो हमने एक केस स्टडी आपको बताया विस्मया के बारे में, लेकिन केरल में ऐसी बहुत सारी विस्मया हैं जिनके साथ यही हुआ। केरल में पिछले 5 वर्षों में
66 महिलाओं की हत्याएं दहेज की वजह से हो चुकी हैं, जबकि इस दौरान दहेज उत्पीड़न के 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सोचिए, एक ही राज्य में 15,000 मामले 5 साल में। केरल में 1960 के दशक में हर शादी में औसतन 20,000 रुपए दहेज दिया जाता था और 2008 आते आते ये बढ़कर 80,000 रुपए हो गया। और जाहिर है अब 13 साल बाद दहेज की ये औसत रकम कई गुना और भी बढ़ चुकी होगी। विस्मया के परिवार ने दहेज में करीब 40 लाख रुपए का सोना दिया था, लाखों रुपए की जमीन दी थी और 15 लाख रुपए की गाड़ी भी दी थी। पूरे भारत की तरह केरल में भी दूल्हे के प्रोफाइल के हिसाब से उसका रेट तय है। दूल्हा अगर IAS अफसर है या बड़ा सरकारी अफसर है तो दहेज की रकम 1 से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। दूल्हा अगर दुबई में व्यवसाय करता है, अच्छी नौकरी करता है, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले दूल्हे का परिवार भी आजकल दहेज में 30 से 40 लाख रुपए मांग लेता है। दर्शकों, कहने को तो 21वीं सदी चल रही है और हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन यही पढ़े लिखे लोग जो बेटियों को शादी करके दुल्हन बनाकर घर ले आते हैं, बाद में उनका जीवन नरक बना देते हैं। अब सोचिए, फ्रिज खराब हो गया तो कह दिया अपने बाप के घर से मंगाओ, AC नहीं है, अपने बाप को फोन कर। घर या गाड़ी नहीं है, अपने बाप से मंगाओ। यहां तक कि बिजनेस में नुकसान हुआ तो भी जवाब आता है, अपने बाप से कहो। यही पढ़े लिखे लोग अपनी बहुओं को बातों के बाणों से घायल कर देते हैं। पति, ससुर और देवर हाथ उठाते हैं तो वहीं सास और नंदे अपने व्यंग्य के बाणों से उस मासूम का हृदय छलनी कर देती हैं। हद तो तब होती है जब यही पढ़े लिखे लोग अपनी बहुओं पर तेल डालकर आग लगा देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वह दहेज लोभियों की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पाती। दर्शकों, दहेज और महिलाओं के प्रति अन्य अत्याचार की कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में घर घर में यह आग शोले बनकर धधक रही है। यह समस्या हर जगह है। दर्शकों, इसके जीते जागते प्रमाण तो अनगिनत हैं। और अभी आपने देश के सबसे अधिक साक्षर राज्य का हाल भी देखा। जिस शिक्षित समाज की दुहाई देकर हम निश्चिंत बैठे थे, वह भी इस कुप्रथा से अछूता नहीं रहा। 95% से भी अधिक साक्षरता वाले इस राज्य में साक्षरता की दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से दहेज के मामले बढ़े हैं। सवाल नंबर 3, बेटी के दहेज में, बेटी की शादी में खर्च करता है, और जब किसी बाप को ये चिंता सताए कि आपकी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए लगेंगे तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और कहीं कोई महापुरुष, कोई मसीहा उस बाप को ये बोल दे आके कि आपकी बेटी का पूरा खर्चा, चाहे 10 लाख आए, 20 लाख आए, 25 लाख आए, वो खर्चा हम उठाएंगे, आपकी शादी में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लम्हा होगा, कितनी खुशी का पल होगा कि उस बाप की, उस पिता की, उस बेटी के पिता की सारी जीवन की चिंताओं को क्षण भर में दूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज वही आप जो हमारे साथ देख रहे हैं, आज हमारे साथ जो जोड़े खड़े हुए हैं, जो नव विवाहित जोड़े खड़े हुए हैं, आज इनका विवाह हुआ। और ऐसा हुआ विवाह जिसमें संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पे चलते हुए 1 रुपए का भी दहेज न लिया गया, न दिया गया। इनका सारा खर्चा कहें तो संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। दर्शकों, हम इनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। आप खुद सुनिएगा, क्या इन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन किया है, और अगर नहीं किया है तो आप खुद सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि आज जो बड़े बड़े परिवार हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में देखकर जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दहेज शादी का एक अलग ही सिस्टम सा, एक अलग ही दुनिया जो विवाह में बना दिया, अलग अलग फ्री सूट, जाने क्या क्या चला दिया। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भक्त, संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाले नए युवा किस प्रकार से उन्होंने विवाह किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र दास। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आज आपका विवाह हुआ, तो सर कोई भी लड़का होता है, हर बाप यही सोचता है कि हम अपना लड़के की शादी करेंगे तो कार लेंगे, क्रेटा लेंगे, बुलेट लेंगे, है ना, बहुत सारे सपने होते हैं। तो आपको क्या क्या चीज मिला आज आपके दहेज में? जी, दहेज रहित शादी की है मैंने, दहेज नहीं लिया। बिल्कुल आपने दहेज नहीं लिया, ये तो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज का समाज बिना दहेज के तो एक कदम भी पैर नहीं रखता है। क्या आप वाकई सही सच बोल रहे हैं? जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये आपकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? प्रीति दास। प्रीति बहन जी, इन्होंने कहा कोई दहेज नहीं लिया, क्या ये सच है कि आपके फैमिली में या कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ है? जी नहीं, कोई भी लेन देन नहीं हुआ दहेज का। कहीं आप लोगों से छुपकर आपके घर वालों ने दहेज का लेन देन किया हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल मना
करना है कि दहेज ना लेना है ना देना है, और इसमें सहयोग भी नहीं करना है। तो इसलिए ये गुरुजी के नियमों पे चलते हुए कोई भी दहेज नहीं लिया इन्होंने। ऐसा क्या संदेश संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया कि आप